Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Digital Logic Design. We are doing chapter number 4, Boolean Algebra and Logic Simplification. In this lecture, we're gonna cover standard forms of Boolean expressions, or in uh, how many way we can express a Boolean or a logical expression. So, forms of Boolean expression. What are the forms of Boolean expression? There are basically two forms of Boolean expression. The one is called SOP, sum of product form, and the other one is POS, product of sum form. यानी कि जो Boolean expressions हैं उनकी दो तरह की तरतीब है, उनको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, SOP या POS. आपने अभी तक जो एक्सप्रेशंस देखी थी चैप्टर 4 में या चैप्टर 3 में, वो ज़रूरी नहीं कि वो एसओपी या पीओएस फॉर्म में हो, वो एक जर्नलाइज एक्सप्रेशन हो सकती हैं बुलियन की, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ देयर फॉर्म, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म में हो पहले से, लेकिन दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू ईदर ऑफ द टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स. यानी कि आपने जो भी अभी तक एक्सप्रेशंस देखी हैं बुलियन की, वो भले ही जिस तरह भी लिखी हों, लेकिन उन्हें दो दो ही तरीके हैं उनको रिप्रेजेंट करने के, वो हैं एसओपी या पीओएस. तो हम देखते हैं कि ये दोनों फॉर्म्स क्या होती हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. अच्छा जी, दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बुलियन एक्सप्रेशन. स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या फ़ायदा होता है? स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या होता है कि आप सर्किट की इवेल्यूएशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं. इसके अलावा जो एक्सप्रेशन है उसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है. और तीसरी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन. तो व्हाट एल्स यू नीड फॉर दैट. तो स्टैंडर्डाइजेशन, इन दोनों फॉर्म्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी बोलते हैं. ये दो दो ही फॉर्म्स हैं और दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं. या तो एसओपी में रिप्रेजेंट कर दें या पीओएस में कर दें, दोनों ही स्टैंडर्ड तरीके हैं एक बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. अच्छा जी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ये ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स की प्रोडक्ट होती है और उनका सम हो रहा होता है बेसिकली. तो एन एक्सप्रेशन इज इन एसओपी फॉर्म, यानी कि एक एक्सप्रेशन जो है वो एसओपी फॉर्म में होगी. कब होगी? जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट टर्म्स जो होंगे आर सम्ड. मीनिंग दैट, अच्छा प्रोडक्ट टर्म क्या होती है? ए एंड बी, दिस इज अ प्रोडक्ट टर्म. तो अगर मेरी एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी सी, तो ये एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई है. जैसे कि ये यहाँ तीन तीन डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, तीनों जो हैं वो एस ओ पी फॉर्म के अंदर लिखी हुई हैं. बिकॉज ए बी एंड सी ये एक प्रोडक्ट टर्म है जो कि सम हो रही है या और हो रहा है किस प्रोडक्ट के साथ? दूसरी प्रोडक्ट के साथ, ए बी. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ प्रोडक्ट टर्म हो, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट एक सिंगल वेरिएबल की भी हो सकती है, लाइक ए इंटू वन, या तीन चार जितने भी वेरिएबल्स आप करना चाहें या आपकी एक्सप्रेशन में मौजूद हो. जैसे कि यहाँ एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ एक प्रोडक्ट है, तो इट इज़ नोन एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट. ये सम है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट टर्म का. ये सम है प्रोडक्ट टर्म्स का, इन दो प्रोडक्ट टर्म्स का सम है. तो इस तरह अगर आपकी बुलियन एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो उसको एसओपी बोलते हैं, एसओपी फॉर्म बोलते हैं. दूसरी तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का? पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम. यानी कि वी विल हैव सम टर्म्स और हम उनकी प्रोडक्ट करवाएंगे. यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का सम करवाया है और यहाँ पे हम सम का प्रोडक्ट करवाएंगे सेकंड के अंदर. एन एक्सप्रेशन इज इन पीओएस फॉर्म व्हेन टू और मोर सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड. ये देखें, ए प्लस बी एक सम टर्म है. दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई अनदर सम टर्म ए प्लस सी, ए का कॉम्प्लीमेंट है. तो ये भी सम टर्म है और ये भी सम टर्म है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो वी विल हैव अ प्रोडक्ट ऑफ द सम टर्म्स.
यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स है, ए बी सी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक सम टर्म है, ये भी एक सम टर्म है और दोनों की प्रोडक्ट हो रही है। ये एक वेरिएबल भी हो सकता है और मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो दीज आर द टू डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट अ बुलियन एक्सप्रेशन और लॉजिकल सर्किट। इसके अलावा अगर आप देखें कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट भी है और फिर वो किसी वेरिएबल के साथ जो है इस तरह के सम टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, वो एक स्टैंडर्ड जो एसओपी फॉर्म है या पीओएस फॉर्म है उसमें नहीं लिखी हुई, वो एक जर्नल फॉर्म है जिसको आपको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। कन्वर्ट करने से क्या होगा कि जितनी भी एक्सप्रेशन है दुनिया में, जब जहाँ भी बुलियन एक्सप्रेशन की जा रही है, वो एक स्टैंडर्ड तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी, और जब स्टैंडर्ड तरीके से रिप्रेजेंट होगी तो उसकी सिंप्लीफिकेशन और इवेल्युएशन आसान हो जाती है। आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं रिगार्डिंग सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। अब रिगार्डलेस आपके पास एसओपी फॉर्म हो या पीओएस फॉर्म हो, there is a concept known as the domain of the Boolean expression. What is mean by the domain of the Boolean expression? डोमेन से मुराद है कि उस बुलियन एक्सप्रेशंस में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, चाहे वेरिएबल्स आ रहे हों या उनके कॉम्प्लीमेंट आ रहे हों, तो जितने वेरिएबल्स या उनके कॉम्प्लीमेंट आ रहे होंगे वही उसकी डोमेन होती है। द डोमेन ऑफ द जनरल बुलियन एक्सप्रेशन इज द सेट ऑफ द वेरिएबल कंटेंट इन द एक्सप्रेशन, चाहे कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकम्प्लीमेंटेड हो। जैसे कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें ए बी सी और ए बी यानी कि 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन की डोमेन 3 है। यहाँ ए बी सी इन्वॉल्व हो रहे हैं और फिर सी और डी, यानी कि ए बी सी डी 4 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ इसकी तो डोमेन हो गई 4, सी डी और ई 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 इज द डोमेन। जितने वेरिएबल्स हैं चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, डुप्लीकेट नहीं करना। मिसाल के तौर पे यहाँ सी आ रहा है या यहाँ बी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैं इसकी डोमेन बढ़ा दूंगा, नहीं, आई हैव टू जस्ट काउंट द लिटरल्स बेसिकली, क्योंकि लिटरल्स की जो टर्म है वो जनरली अप्लाई होती है दोनों के लिए। तो जितने लिटरल्स हैं, ठीक है, फिर चाहे वो वेरिएबल हो या उनके कॉम्प्लीमेंट हो, लेकिन वन टाइम आपको काउंट करना है, तो वो उसकी डोमेन होती है। तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था डोमेन का। अब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, कन्वर्जन ऑफ अ जर्नल एक्सप्रेशन टू द एसओपी फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि आपने अभी तक जितनी भी एक्सप्रेशंस देखी हैं, हो सकता है वो ऑलरेडी एसओपी फॉर्म में हो, लेकिन अगर वो एसओपी फॉर्म में मौजूद ना नहीं है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक एसओपी फॉर्म के अंदर। Any logical expression can be changed into the SOP form by applying the Boolean algebra techniques. ठीक है, कुछ सिंपली हो जाती हैं और कुछ में आप मल्टीपल स्टेप्स आपको करने होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ मैं पहले इस क्वेश्चन पे बात कर लूँ, इस ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी और एन होल कॉम्प्लीमेंट। एक बात याद रखें, ये टर्म आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक टर्म है, सम हो रही है दूसरी टर्म के साथ, फिर ये टर्म सम हो रही है यहाँ, ठीक है। तो बज़ाहिर ये एक सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में नज़र आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड एसओपी या स्टैंडर्ड पीओएस का एक रूल ये भी है कि देयर शुड बी नो ओवर बार ओवर 2 और मोर वेरिएबल, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट बार नहीं होगा, ठीक है जनाब। तो कन्वर्ट कैसे करना है, अब ये है ए बी, अब देखें ये एक प्रोडक्ट टर्म है, फिर ये सम हो रहा है, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है, लेकिन ये प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, एक सम टर्म के साथ। तो मिक्स काइंड ऑफ मिक्स एक्सप्रेशन है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म है या ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक सम टर्म है जो प्रोडक्ट जिसकी प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है एक ऐसी एक्सप्रेशन के अंदर कि जिसमें सम हो रहा हो प्रोडक्ट सम का, प्रोडक्ट टर्म का। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट टर्म है, तो करेंगे कुछ भी नहीं, सिंपली ए बी आपने ऐसे ही लिख दिया, इस बी को आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हो जाएगा बी सी डी, ठीक है, और ये हो जाएगा बी ई एफ, ठीक है जी। तो ये कन्वर्ट हो गई सिंपली। अब आप देखें कि ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है और ये एक प्रोडक्ट टर्म है, और इन तीनों के दरमियान सम का ऑपरेशन हो रहा है।
सेकंड जो क्वेश्चन है, अब देखें ये जो है ना एक प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक सम है और ये भी एक सम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं या एंड हो रहे हैं। तो इसको वन बाय वन आप मल्टीप्लाई कर लें, ए इंटू बी, देन ए इंटू सी, देन ए इंटू डी, फिर बी इंटू बी, फिर बी इंटू सी एंड बी इंटू डी करके आप इसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा देखें, इन्होंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, ये चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है, यानी कि बी इंटू बी, क्योंकि इस एग्जाम्पल का स्कोप जो है वो सिंप्लीफिकेशन नहीं है, सिर्फ एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तीसरी जो एग्जाम्पल है वो है ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट और फिर इस पूरी टर्म का और इस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखें, होल कॉम्प्लीमेंट है, सबसे पहले यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा और ये चीज़ प्रोडक्ट में आ जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में आ जाएगी और इसका कॉम्प्लीमेंट टूट जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि ये डबल कॉम्प्लीमेंट बचा है, तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो वी विल हैव ए प्लस बी एंड देन एंड विद द सी कॉम्प्लीमेंट। तो आप वन बाई वन जो है मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो वी हैव कन्वर्टेड इनटू द एसओपी फॉर्म। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। तो अभी तक जो हम एसओपी फॉर्म पढ़ रहे थे वो स्टैंडर्ड नहीं थी क्या? जी बिल्कुल, वो स्टैंडर्ड नहीं थी। स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि जो आप अब आपने एसओपी फॉर्म तो पढ़ ली है, लेकिन अभी तक जो आपने एसओपी फॉर्म पढ़ी है वो ज़रूरी नहीं कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी थी। तो व्हाट इज़ मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी इज़ दैट कि अब आपने एक तरीका तो पढ़ लिया कि सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा कि प्रोडक्ट की सम हो रही होगी, लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट टर्म्स उसमें यूज़ हो रही हैं दे मस्ट कंटेन ऑल द वेरिएबल्स विद इन द डोमेन। यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन की डोमेन 3 वेरिएबल की है तो उसकी हर प्रोडक्ट टर्म में 3 वेरिएबल्स आने चाहिए, चाहे कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में आ रहे हों या अनकम्प्लीमेंट की शक्ल में आ रहे हों, लेकिन तीनों वेरिएबल्स आने चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, a standard SOP expression is one in which all the variable in the domain appear in each product expression। स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, अच्छा स्टैंडर्ड एसओपी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी मदद से इजीली ट्रुथ टेबल बना सकते हैं और के मैप का मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। के मैप मेथड क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन और मैं बाद में आपको मज़ीद बताऊंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या फ़ायदा है। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सिंप्लीफिकेशन, इवेलुएशन और इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाती है, बट एट दिस मोमेंट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि आखिर एसओ स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या है। तो अगर आपकी एसओपी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ आ जाते हैं, इसकी डोमेन हमने देखी थी कि इसकी डोमेन है 3, यहाँ पे ए मौजूद है, बी मौजूद है और सी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ए और बी मौजूद हैं और सी मौजूद नहीं है। तो ये एक एसओपी फॉर्म तो है लेकिन स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड एसओपी कहता है कि उसके जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उसकी हर प्रोडक्ट टर्म में हर वेरिएबल मौजूद होना चाहिए, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो या नहीं हो। ठीक है, यहाँ देखें, दिस इज ए बी सी, ठीक है, और ये है सी डी, यानी कि 4 वेरिएबल की डोमेन है। तो इसके इसके जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनमें 4 वेरिएबल्स होना ज़रूरी हैं, यहाँ 3 हैं और वहाँ 2 हैं। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है एसओपी की, और ये भी नहीं है। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं और ये एक है, यानी कि 3 की डोमेन है, तो यहाँ 2 यहाँ 1 है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा। वी नीड टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट जर्नल एसओपी एक्सप्रेशन टू द स्टैंडर्ड एसओपी, यानी कि जो आपकी वो वाली प्रोडक्ट टर्म्स जो इनकम्प्लीट हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। So if your product term is not in a standard form, you can convert it to the standard form। कैसे कर सकते हैं? Simply आप उस product term को जो मिसिंग वेरिएबल है वो और प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करवा दें।
मल्टीप्लाई ईच नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म बाय द टर्म मेड अप ऑफ द सम ऑफ द मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट टर्म में ए मिस है, ए वेरिएबल मिस है, तो आप उस प्रोडक्ट टर्म को ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करा दें। क्योंकि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो रूल के मुताबिक 1 के बराबर होता है। यानी कि आप एक्सप्रेशन में किसी चीज़ का इजाफा नहीं कर रहे, जस्ट बैलेंस कर रहे हैं। जिस तरह हम नॉर्मल मैथ्स के अंदर करते हैं कि हमें अपनी एक्सप्रेशंस को बैलेंस भी रखना पड़ता है अगर हम जो है वो कोई चीज़ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो याद रखनी है आपको कन्वर्ट करने के हवाले से कि अगर एसओपी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है तो जो वेरिएबल में से उसको उसका वो वाला मिसिंग वेरिएबल प्लस कंप्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल जो है आप वो मल्टीप्लाई करा दें। एग्जाम्पल करते हैं, ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में भी मौजूद है। लेकिन क्या मसला है कि यहाँ 3 वेरिएबल हैं और यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब कि ये वाला जो प्रोडक्ट टर्म है हमारा, ये इसमें एक वेरिएबल मिस है जो कि सी है। तो मैं इस टर्म को स्पेसिफिकली इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा विद सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जनाब, तो आप ये देखें कि द फर्स्ट टर्म डज नॉट इंक्लूड द वेरिएबल सी, देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय द सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जनाब, तो हमने ये मल्टीप्लाई किया, ए एज इट इज़ लिख दिया, बी एज इट इज़ लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरी चीज़ 1 के बराबर है, यानी कि आप इसको एक तरह से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें अपनी एक्सप्रेशन पूरी करनी है। तो एक दफ़ा ये सी से मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा ये सी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो वी विल हैव ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब आप देखें, अब आपके पास 3 टर्म्स मौजूद हैं और तीनों के अंदर 3-3 वेरिएबल मौजूद हैं, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो या सिंपल हो, लेकिन डोमेन पूरी है। अब तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी। स्टैंडर्ड और सिंपल एसओपी में फ़र्क क्या है कि एक सिंपल एसओपी के अंदर जो वेरिएबल्स हैं हो सकता है वो हर प्रोडक्ट टर्म में पूरे ना हों। एक एग्जांपल और करते हैं, और ये एग्जांपल है 4.15 of the chapter 4. You have to convert this boolean expression into the standard form. इसकी डोमेन अगर आप देखेंगे तो इसकी डोमेन है ए बी सी डी, यानी कि 4 वेरिएबल की डोमेन है। और पहली जो प्रोडक्ट टर्म है उसमें 3 वेरिएबल हैं और दूसरी जो प्रोडक्ट टर्म है उसमें 2 वेरिएबल्स हैं और तीसरी टर्म कंप्लीट है। अब जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था उसमें एक ही प्रोडक्ट टर्म इनकम्प्लीट थी। यहाँ एक तो पहला मसला ये है कि 2 प्रोडक्ट टर्म इनकम्प्लीट हैं, और दूसरा मसला क्या है कि जो दूसरी प्रोडक्ट टर्म है उसमें 2 वेरिएबल मिस करते हैं। तो इसका तरीका क्या है ये याद रखिएगा, मेरी वॉइस को याद रखिएगा कि यू हैव टू डू वन बाय वन। सबसे पहले आप किसी भी प्रोडक्ट टर्म को पकड़ लें और उसका जो वेरिएबल में से, एक वेरिएबल में से, 2 वेरिएबल में से, 10 वेरिएबल में से आपको वन बाय वन ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम ए बी सी को देखते हैं, ए बी सी वाली टर्म को देखते हैं। इसमें डी मिस है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा डी प्लस डी के कॉम्प्लीमेंट से, जैसे कि यहाँ किया हुआ है। So I will get the two terms. One is A, B complement C and D, and other is A, B complement C and D complement. तो ये टर्म मेरी पूरी हो गई है। अब बारी आई इस टर्म की ए बी, इसके साथ जो मामला है वो सी भी में से और डी भी में से। तो पहले मैं सी ऐड करवाऊंगा, ये देखें सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म बच गई, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब इन दोनों टर्म्स में डी मिस करता है, ठीक है, तो मैं वन बाय वन इन दोनों के साथ डी को ऐड करवाऊंगा। तो ये 2 हैं तो मेरे पास 4 मजीद टर्म्स आ जाएंगी डी के साथ। ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इसको डी से मल्टीप्लाई करा दिया, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और इसको भी डी प्लस डी के कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास 1 2 3 4 टर्म्स आ गई। तो ये 4 टर्म्स और ये 2 टर्म्स, यानी कि ये दिस टर्म विल बी रिप्लेस बाय द 2 टर्म्स एंड दिस टर्म विल बी रिप्लेस बाय द 4 टर्म्स, और ये एज इट इज लिख दी जाएगी। तो आपकी जो है वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गई है इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में ही आया होगा। और जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि अपनी नोटबुक्स
पेन पेंसिल वगैरह सब लेकर ये वीडियो देखें और साथ साथ इन एग्जाम्पल्स को करें, क्योंकि सुनने में तो अच्छा लग रहा होता है, समझ में भी आ रहा होता है, लेकिन जब पेन चलता है ना हाथ से तो फिर समझ में आता है कि ये बात समझ में नहीं आई, ये नहीं आई। तो साथ साथ सिंक्रोनाइज होकर अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। तो दो फॉर्म्स थी, एक एसओपी और एक पीओएस। अब हम बात करते हैं पीओएस का। तो जिस तरह हमने बात की थी एसओपी की कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होती है, उसकी हर प्रोडक्ट टर्म में जो है सारे वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए उस डोमेन के। इसी तरीके से पीओएस के अंदर क्या है, वी हैव सम टर्म्स, वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ द सम टर्म्स। तो जो सम टर्म्स हैं इस पीओएस फॉर्म के अंदर, उस सम टर्म के अंदर अगेन सारे वेरिएबल मौजूद होने चाहिए। स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन इज वन इन विच ऑल द वेरिएबल्स इन द डोमेन अपीयर इन ईच सम टर्म इन द एक्सप्रेशन। और कोई भी अगर नॉन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म मौजूद है आपके पास तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड पीओएस के अंदर। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने जो है वो मल्टीप्लाई करवाया था वेरिएबल प्लस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, जो मिसिंग वेरिएबल था यहाँ पे हम ऐड करेंगे। यू कैन एक्सपेंड द नॉन स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म बाई एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर सी में से तो मैं सी एंड डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये चीज़ जो है ज़ीरो के बराबर होती है। अगर मैं ज़ीरो एक एक्सप्रेशन में ऐड कर दूंगा तो इससे उसकी साख पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन जाएगी। ठीक है, तो सी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, ये रूल है, आप जाके देख लीजिएगा कि सी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होता है। तो इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। ये रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, जैसे ए प्लस बी सी, तो ये बराबर है ए प्लस बी प्रोडक्ट ए प्लस सी के। एग्जाम्पल करके देखते हैं तो समझ में आएगा। वी हैव दिस एक्सप्रेशन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और वो प्रोडक्ट हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी से। तो ये एक पी ओ एस फॉर्म है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी मिसिंग है। तो सी मिस होने की वजह से मैं क्या करूँगा कि आई हैव टू, पहला स्टेप क्या है कि मुझे ऐड करना है मिसिंग वेरिएबल, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर दूंगा, यानी कि इन अदर वर्ड्स में ज़ीरो ऐड कर रहा हूँ। द फर्स्ट टर्म डज नॉट इंक्लूड द वेरिएबल सी, तो हम ये चीज़ ऐड करेंगे और फिर रूल 12 से उसको एक्सपेंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी एंड सी का कॉम्प्लीमेंट, और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। नाउ हाउ टू एक्सपेंड दिस होल टर्म, इस पूरी टर्म को कैसे एक्सपेंड करेंगे। कीप दिस इन योर माइंड, ए प्लस बी सी, तो ये पूरी टर्म आप समझें कि ये पूरा का पूरा ए है और ये बी सी है। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल और एक उसका कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल वही वाली फॉर्म है ए प्लस बी सी। तो इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी। तो ये अगर मैं इस पूरी टर्म को यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को ए समझूंगा तो इट वुड बी ए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी, इन दोनों में से कोई एक, तो मैंने यहाँ सी ले लिया। ठीक है, फिर ए प्लस सी, आ रही बात समझ में, जिस तरह यहाँ किया था ए प्लस, ये बिल्कुल वही फॉर्म है। जरूरी नहीं कि ये एक वेरिएबल हो, ये मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी सी, ये पूरी चीज़ ए है। अब समझेंगे आप लोग। तो ये पूरी चीज़ ए के बराबर है और ये पूरी चीज़ बी सी के बराबर है, तो इसको कैसे खोल के लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी। तो ये ए प्लस बी, फिर ये ए और ये सी। तो इस तरह इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये तरीका है पीओएस को स्टैंडर्ड बनाने का कि आप ऐड करेंगे एक वेरिएबल, मिसिंग वेरिएबल,
और उसका कॉम्प्लीमेंट और फिर रूल नंबर 12 अप्लाई करेंगे। इसकी भी एग्जाम्पल करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि 4 वेरिएबल इसकी डोमेन है। और ये जो दो टर्म्स नज़र आ रही हैं आपको, इनमें एक एक वेरिएबल मिस है, ए बी सी, यहाँ डी मिस है। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी डॉट डी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे। ये देखें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डॉट डी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये पूरी टर्म जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे एक्सपेंड होगी, ये दो टर्म्स में एक्सपेंड हो जाएगी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी। और दूसरी टर्म क्या होगी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। ये देखें। और अगर यहाँ पर ऐसा होता कि दो टर्म्स मिस होती, तो फिर हम 1 बाय 1 करते। ठीक है, बीच वाली टर्म जो है बी प्लस सी प्लस डी, इसमें ए मिस है, तो मैंने ए और ए का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया और फिर इसको बिल्कुल रूल नंबर 12 के ज़रिए उसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से दो टर्म्स आ गई, यहाँ से दो टर्म्स आ गई, तो इन दोनों टर्म्स की जगह दो दो टर्म्स हम लिख देंगे, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म आ जाएगी। एक लिटिल असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, और वो ये है कि हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड एसओपी टू स्टैंडर्ड पीओएस और वाइस वर्सा। अभी तक हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक जर्नल एक्सप्रेशन है बूलियन की, तो उसको एसओपी या पीओएस कैसे बनाया जा सकता है। फिर अगर एसओपी स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड कैसे बनाया जा सकता है। और अगर एक पीओएस स्टैंडर्ड पीओएस नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड कैसे बनाया जा सकता है। बट देयर इज़ ऑल्सो अ वे कि मेरे पास अगर पीओएस फॉर्म है तो मैं उसको एसओपी कैसे बनाऊं, और अगर एसओपी फॉर्म है तो मैं उसको पीओएस कैसे बनाऊं। तो वो अगर आप बुक खोलेंगे इंशाल्लाह तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को भी खुद भी करनी चाहिए। अच्छा जी, जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं या जो बूलियन सर्किट्स हैं, उनका जो एनालिसिस होता है उसमें ट्रुथ टेबल जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपको कोई एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उससे जो है वो ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसओपी के साथ। व्हेन एसओपी एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एसओपी एक्सप्रेशन 1 कब होती है। सो एसओपी एक्सप्रेशन 1 कब होती है। अब आप देखें यहाँ पे एक एग्जांपल है एसओपी एक्सप्रेशन की। ये एक प्रोडक्ट टर्म मौजूद है आपके पास, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म मौजूद है। तो ओवरऑल आंसर इस पूरी एक्सप्रेशन का 1 कब आता है, वो ये बात पूछ रहा है। व्हेन एसओपी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1, तो सीधी सी बात है, जब ये वाली टर्म पूरी टर्म 1 हो जाए या ये वाली टर्म 1 हो जाए। क्योंकि देखें यहाँ पे है एंड प्रोडक्ट और बीच में है और, तो ये या ये दोनों में से कोई एक भी 1 आ जाता है। और की जो कॉन्सेप्ट है और गेट का या बुलियन एडिशन का वो यही है कि व्हेन एनी ऑफ द कंडीशन इज हाई तो वी विल गेट हाई, या दोनों हाई हो जाएं या कम से कम एक तो हो जाए। तो वो यही बात कर रहा है, क्योंकि हमें अब ट्रुथ टेबल बनाना है एसओपी को देखते हुए, ठीक है, इस सम ऑफ प्रोडक्ट को देखते हुए। तो व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1, अगर एक भी प्रोडक्ट टर्म 1 हो जाएगा तो आप की पूरी एक्सप्रेशन का आंसर 1 आ जाएगा। क्योंकि ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड करेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, यहाँ जो ट्रुथ टेबल के अंदर आउटपुट दिखाता है वो ओवरऑल आउटपुट बता रहा होता है उस एक्सप्रेशन का, कि भाई अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे इनपुट के, और उन 8 पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट से क्या क्या आउटपुट आएगा। 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट आप अप्लाई कर सकते हैं, और उन 4 पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट से क्या आउटपुट आएगा। 4 पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट से क्या आउटपुट आएगा, और उन 4 पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट से क्या आउटपुट आएगा। 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट से क्या आउटपुट आएगा।
ठीक है। 4 वेरिएबल्स हैं तो 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं। सो वी विल हैव अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड डिफरेंट कम्बिनेशन लाइक 000, 001, 011। इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ कम्बिनेशंस होंगे और उनसे कौन सा आउटपुट आएगा, वो आउटपुट या तो 1 होगा या 0 होगा। तो हमने एक बात को रिवाइज किया है कि जो एसओपी एक्सप्रेशन है उसका ओवरऑल आउटपुट 1 कब आता है, जब कोई एक प्रोडक्ट टर्म भी 1 होगी। ठीक है, तो अब ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि अगर आपको कोई एसओपी एक्सप्रेशन दी हुई है तो आप उससे उसकी डोमेन का अंदाज़ा लगा लें। जैसे कि यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं तो 3, इसका मतलब कि 3 डोमेन है, इसकी 3 डोमेन है। तो 3 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब 8 पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट है। तो मैं ट्रुथ टेबल के अंदर क्या करूँगा, लेफ्ट साइड के ऊपर 3 बाइनरी इनपुट के पॉसिबल कम्बिनेशंस लिख लूँगा। लिस्ट ऑल द पॉसिबल combination of binary values of the variable in the expression, जैसे 000, 001, 010, 011 और 100, और इस तरह चलते हुए 7 तक मैं लेके जाऊंगा। दूसरा स्टेप ट्रुथ टेबल बनाने का क्या है कि आपकी अगर एसओपी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि कैसे स्टैंडर्ड बनाया जाता है। नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कन्वर्जन, या किस तरह एक ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। हमें पता है कि 1 कब आता है, जब कोई एक प्रोडक्ट टर्म भी 1 हो। ठीक है, सो यू हैव टू प्लेस 1 इन द आउटपुट कॉलम। वो जो ट्रुथ टेबल आप बना रहे हैं और आपने यहाँ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट भी लिख दिए, अब उन पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट के अगेंस्ट या उनके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज लिखनी है। वो आउटपुट 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। ठीक है, एसओपी के अंदर 1 को तलाश करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 1 आने की कंडीशन बहुत इजी है कि या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर 1 आ जाएगा। तो आई विल फाइंड आउट द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेयर द आउटपुट इज 1। So I have to place 1 in the output column for each binary value that makes the standard SOP expression 1। यानी कि वो जो combination of input आपके पास चल रहे हैं, मुझे वो तलाश करना है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये 1 आए, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि A जो है वो 0 हो, B 1 हो और C भी 0 हो। तो जहाँ भी ये मुझे मिल जाएगी बात कि A 0 हो, B 1 हो और C 0 हो, तो मैं आउटपुट के ऊपर 1 लिख दूंगा, रिगार्डलेस कि यहाँ क्या वैल्यूज चल रही हैं, रिगार्डलेस कि इसका आंसर क्या आता है A के 0 हो जाने से। क्योंकि A जब 0 होगा तो वो इस टर्म को तो 1 बना देगा लेकिन इसको 0 बना देगा, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा ओवरऑल आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये टर्म 1 कब प्रोड्यूस करेगी, जब A 1 हो, B 0 हो और C भी 1 हो। तो I just have to look for the binary values that makes the standard SOP expression 1। और स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन 1 कब होती है, जब उसकी कोई सी एक प्रोडक्ट टर्म भी 1 हो जाए। तो हम 1 बाई 1 जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनकी करेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज देखेंगे ट्रुथ टेबल के अंदर कि वो 1 कब बना रही हैं, और आउटपुट पे 1 लिख देंगे, और जो रह जाएंगे कॉलम या रोज कह लें आप उनको 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 हम डायरेक्टली 0 से रिप्लेस कर देंगे। एग्जाम्पल करते हैं इसकी। ये कह रहा है कि ट्रुथ टेबल बनाया जाए एक एसओपी एक्सप्रेशन का, और कुछ खुशकिस्मती ये है कि इस एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से मौजूद है। तो हमने देख लिया कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और ए बी सी, यानी कि 3 इज द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। There are 3 variables in the domain, so there are 8 possible combination of the binary values of the variable, जो कि हम टाइम टेबल के लेफ्ट साइड पे लिख देंगे ए बी सी, और इस तरह हमने ये जो 8 पॉसिबल कम्बिनेशन हैं वो लिख दिए हैं। नाउ आई हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर द वैल्यूज बाइनरी वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ए बी सी दैट कैन मेक दिस प्रोडक्ट टर्म 1। ये 1 हो जाए या ये 1 हो जाए या ये 1 हो जाए, तो आंसर जो है वो ओवरऑल 1 ही आएगा। ठीक है जनाब, अब हम इसको पॉइंट आउट करते हैं 1 बाय 1। पहले हम इस टर्म को देखते हैं, ए
कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है और फिर सिंपल सी है, तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है। ये ये वाहिद प्रोडक्ट टर्म जो है वन कब प्रोड्यूस करेगी, जब ए ज़ीरो होगा और बी भी ज़ीरो होगा लेकिन सी वन होगा। तो देखें ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है लेकिन सी ज़ीरो है, तो ये कंडीशन ट्रू यहाँ पे नहीं होगी। ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है लेकिन सी वन है। ठीक है, इसके अलावा ये एक ही इन 8 में से 8 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ एक दफ़ा ही ऐसा होने वाला है कि जब ए ज़ीरो हो और बी ज़ीरो हो और सी वन हो। तो ये वो लम्हा है, ये वो वैल्यूज़ हैं बाइनरी की, जब ये वन आ जाएगा, इस जगह वन आएगा। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है कि यहाँ क्या आने वाला है, क्योंकि एक वन भी आ गया ना मेरी एक्सप्रेशन में तो ओवरऑल आंसर वन आ जाएगा। अब यानी कि मैं एसओपी में जब हम बात करते हैं या पीओएस में, तो हम वन टर्म को कंसिडर कर रहे होते हैं, इसीलिए मैं वन को ढूंढ रहा हूँ, ओवरऑल आंसर वन को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से ज़ीरो बनाना मुश्किल है। ज़ीरो कब आएगा, जब तीनों प्रोडक्ट टर्म ज़ीरो होंगी। तो ज़ीरो को तलाश करना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू वन, क्योंकि एक एक्सप्रेशन ने भी वन दे दिया, एक टर्म ने भी वन दे दिया, तो ओवरऑल आंसर भी वन आ जाएगा। तो दैट्स वाई इट्स अ ईजी अप्रोच कि मैं एसओपी जब कन्वर्ट कर रहा हूँ टू टेबल के अंदर, तो मैं आई जस्ट लुक फॉर द वंस। ये वन कब होगा, जब ए वन हो, बी ज़ीरो हो और सी भी ज़ीरो हो, क्योंकि सी और जो भी कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल्स है ना वो ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि वो ज़ीरो होंगे तभी उनका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन जो है वो वन बन जाएगा। तो दिस ज़ीरो एंड ये वन, तो ये हो रहा है यहाँ पे ए वन है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, तो इधर भी हमारे पास वन आने वाला है। रिगार्डलेस कि यहाँ पे क्या बनता है और यहाँ क्या बनता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ज़ीरो बन जाए चाहे वन बन जाए, आंसर अब वन ही आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ वन हो गई है। इसी तरह इसकी बात करें तो अब यहाँ देखें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो सिंपली ये भी वन होना चाहिए, ये भी वन होना चाहिए और ये भी वन होना चाहिए। ये वाली कंडीशन ये ऑलरेडी हाईलाइटेड थे। ठीक है, तो ये मैंने 3 कंडीशंस ढूंढ ली हैं। अब देखें 8 पॉसिबल कम्बिनेशन थे, मैंने सिर्फ 3 कम्बिनेशंस को टिक किया कि इन 3 कम्बिनेशन पर वन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बकिया 5 कम्बिनेशंस हैं उन पे ज़ीरो आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, अगर मैं तीनों वेरिएबल ज़ीरो पुट कर दूं तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि सी ज़ीरो है, यहाँ ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ए ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो को जो है तलाश करना या ज़ीरो को मैप करना मुश्किल इसलिए कि आपको हर टर्म के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वन के लिए क्या है कि आप एक ही टर्म पे अप्लाई करेंगे और बात ख़त्म। तो द बाइनरी वैल्यूज दैट मेक द प्रोडक्ट टर्म्स इन द एक्सप्रेशंस इक्वल्स टू वन आर, ये हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया था। कॉम्प्लीमेंट की जगह मैंने यहाँ कोटेशन लगाया हुआ है, ठीक है, वो ये हाईलाइट भी किए हुए हैं। तो वो बता रहा है कि इन कम्बिनेशंस के ऊपर जो प्रोडक्ट टर्म हाई हो रही है प्रोड्यूस करेगी वो ये है, इस पर ये है और इस पर ये है। करेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज़ क्या होंगी, वो ये होंगी। तो आपका जो ट्रुथ टेबल है वो बन गया। ठीक है जनाब, so we just learned how to develop a truth table when a standard SOP expression is given। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर POS एक्सप्रेशन दे दी जाए तो जो है वो उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाएगा। अच्छा जी, तो POS के अंदर ज़ीरो को मैप करना आसान होता है, जैसे SOP में वन को मैप करना आसान था इसलिए हमने ज़ीरो वन को टारगेट किया था। POS में जो है वो ज़ीरो को टारगेट करना आसान है, क्योंकि ये एक POS फॉर्म की शक्ल नज़र आ रही है, ये एक सम टर्म है और प्रोडक्ट हो रही है इसके साथ और ये इसके साथ हो रही है, तो 3 सम टर्म्स हैं और तीनों जो हैं वो प्रोडक्ट हो रही हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस एक्सप्रेशन का आंसर वन आएगा, वन आ जाए,
तो उसके लिए इस वाली सम टर्म को भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा और इसको भी 1 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 प्रोड्यूस करने के लिए आई हैव टू चेक दिस, दिस एंड दिस। लेकिन अगर मैं 0 को टारगेट करूंगा ट्रुथ टेबल के अंदर कि 0 कौन सी वैल्यूज पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है, उस ट्रुथ टेबल के अंदर 1 भी आएगा आउटपुट और 0 भी आएगा। ठीक है, इट्स अप टू मी कि मैं 0 को ही टारगेट ना करूं, मैं 1 को कर लूं। लेकिन अप्रोच का फ़र्क होता है, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस के पीओएस फॉर्म के ज़रिए अगर आप ट्रुथ टेबल बना रहे हैं तो आप 0 को टारगेट करें, क्योंकि अगर ये टर्म यानी कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ये 0 हो जाता है, पूरा इसका आंसर 0 आता है बाई एनी वैल्यूज ऑफ द बाइनरी, तो ये whatever the values of this the overall answer will be 0। यानी कि अगर आप ये फाइंड कर लें कि ये वाली प्रोडक्ट टर्म 0 कब होगी, तो ओवरऑल आंसर 0 ही आने वाला है। फिर इसी तरीके से ये फाइंड कर लेंगे ये टर्म कब 0 होगी, तो ओवरऑल आंसर 0 आने वाला है। तो ट्रुथ टेबल के अंदर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई ये वो कंडीशन है जिस पे पीओएस एक्सप्रेशन के ज़रिए हमें 0 मिलने वाला है। तो जहाँ जहाँ 0 है वो आप मार्क कर दें, इसके अलावा जो है आउटपुट 1 आएगा। याद रहे कि पीओएस और एसओपी दोनों इक्वल वे में तरीके हैं किसी भी लॉजिक सर्किट के ऑपरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे। यानी कि अगर आपके पास लॉजिक सर्किट है और मैं आपसे कहूँ कि उसकी एक्सप्रेशन बना दी जाए, तो अब आप या तो एसओपी फॉर्म में बनाएंगे या पीओएस फॉर्म में बनाएंगे। तो जब आपके पास एसओपी फॉर्म मौजूद आ जाएगी तो आप एसओपी से फिर उसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, या पीओएस फॉर्म है तो पीओएस से उसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। दोनों में से कोई एक ट्रुथ टेबल जो है वो उस सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ बाइनरी वैल्यूज कि इस सर्किट का आउटपुट 1 या 0 कब आता है। दोनों एक ही तरीके, एक ही मतलब सर्किट के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है जनाब, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट टर्म है, पीओएस टर्म है, और ये कह रहा है कि ये 0 कब प्रोड्यूस करेगी, जब एटलीस्ट वन ऑफ द सम टर्म 0 हो, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका तकरीबन वही है। You first have to list down the possible combination of input binary values in the expression, left column जो है truth table का। So after listing all the possible combination of binary values, next is to convert POS expression to the standard form if it is not already। यानी कि अगर आपको POS फॉर्म जो दी है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है जनाब, इसके बाद जो स्टेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हमने देखा कि POS को मैप करना इन टर्म्स ऑफ ज़ीरो ज़्यादा इजी है, क्योंकि कोई एक टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी तो आपका ओवरऑल आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो यू हैव टू प्लेस ज़ीरो इन द आउटपुट कॉलम X फॉर ईच बाइनरी वैल्यूज दैट मेक्स द स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन ज़ीरो। अब आपको बाइनरी वैल्यूज तलाश करनी है, ऐसी वैल्यूज ऑफ बाइनरी के जिनसे कोई एक टर्म भी ज़ीरो बन जाए। जैसे कि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, तो मुझे 3 ऐसी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ ए बी सी फाइंड करने हैं जिनसे ये या ये 1 बाई 1 ज़ीरो हो जाए। तो मैं वहाँ वहाँ ज़ीरो प्लेस कर दूंगा और बाकी जगहों पे 1 प्लेस कर दूंगा ट्रुथ टेबल के अंदर। सो वी गोना लुक दिस इन द नेक्स्ट एग्जांपल। Determine the truth table of the following POS expression, and again luckily this expression is again in the standard form। 1 2 3 1 2 3 यानी कि 3 जो है 3 जो है is the domain of this expression। we will have 8 possible combinations of binary values। next task क्या होती है, binary values प्लेस करने के बाद we will have to look forward for the sum terms that are equals to 0। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि अब मुझे तकरीबन 1 2 3 4 5 ऐसे कम्बिनेशन देखने हैं जिन पर पीओएस एक्सप्रेशन की यानी कि ये सम टर्म ये कोई एक जो है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो ये ज़ीरो कब होगी, जब ए भी ज़ीरो हो, बी भी ज़ीरो हो, सी भी ज़ीरो हो। तो 0 प्लस 0 ओवरऑल 0 आंसर आएगा। ठीक है, दूसरी टर्म क्या है, ए प्लस बी को कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो ये 0 होना चाहिए,
ये 1 होना चाहिए इस दफ़ा, और ये 0, यानी कि 0 और ये 1 होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरीके से A 0 होना चाहिए, B क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो ये 1 होगा तभी इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो ये 0, ये 1 और ये भी 1, क्योंकि अगर C 1 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 बन जाएगा। इसी तरीके से ये 1 होना चाहिए, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 0। तो जहाँ जहाँ आपको ये कम्बिनेशन नज़र आएंगे आप वहाँ पे मार्क कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। मैंने यहाँ राइट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। फॉर ईच ऑफ दिस पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इनपुट आप वहाँ पे जो है वो 0 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये 5 वैल्यूज़ थी, 5 कम्बिनेशन से, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। सो वी हैव जस्ट लर्न कि अगर आपको एसओपी एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उससे ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाएगा। याद करें कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में एक एसओपी तो नहीं थी, खैर वो एक एक्सप्रेशन थी सिंपली, और आप एक सर्किट था, 3 या 4 गेट्स पे मुश्तमिल था वो सर्किट, और उससे हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव की थी, और एक्सप्रेशन ड्राइव करने के बाद वो टॉपिक का नाम था बुलियन एनालिसिस ऑफ द सर्किट। तो वो एक्सप्रेशन बनाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि उसका ट्रुथ टेबल बनाएं। तो वो ट्रुथ टेबल आप 1 बाय 1 सारी कॉम्बिनेशन अप्लाई करके भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस होगा। और ये जो अभी हमने तरीका सीखा है एसओपी या पीओएस के ज़रिए, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इससे आप जल्दी बना सकते हैं, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। अब क्या है ये, मतलब डिफरेंट तकरीबन टॉपिक्स वही हैं, सिर्फ मुख्तलिफ अंदाज में आप को जो है ना वो मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। अब क्या मामला है कि अब हमारे पास ऑलरेडी ट्रुथ टेबल मौजूद है, और अगर हमसे कह दिया जाए कि इससे एक्सप्रेशन ड्राइव करके दिखाएं, यानी कि आपको टेबुलर फॉर्म में बाइनरी वैल्यूज़ दे दी, उनके आउटपुट भी दिखा दिए कि आउटपुट 1 कब आ रहा है, 0 कब आ रहा है, तो आप जो है ना एक एसओपी एक्सप्रेशन या पीओएस एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो जिस तरह हमने एसओपी से ट्रुथ टेबल बनाया था, इसी तरीके से हम ट्रुथ टेबल से एसओपी या पीओएस बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द एसओपी एक्सप्रेशन, अब हमने याद अपने माइंड में ये चीज़ें बिल्कुल आप बिल्कुल सेव कर दें कि जब हमने एसओपी एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बनाया था तो हमने 1 को वी हैव लुक फॉरवर्ड फॉर द वंस। तो जब हमारे पास इस एग्जांपल में ट्रुथ टेबल होगा, तो अब हमारे पास ट्रुथ टेबल पहले से मौजूद है और हमें एसओपी बनाना है, तो हम क्या चीज़ देखेंगे ट्रुथ टेबल के अंदर, 1 को। लिस्ट द बाइनरी वैल्यूज ऑफ द इनपुट वैल्यूज फॉर विच द आउटपुट इज 1। जहाँ जहाँ 1 आ रहा है आप वहाँ मार्क कर देंगे भाई आउटपुट 1 यहाँ आ रहा है। तो उन 1 को देखते हुए और बाइनरी वैल्यूज को देखते हुए यू नीड टू कन्वर्ट द बाइनरी वैल्यूज टू द करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म। आपको उस 1 को चेंज करना है प्रोडक्ट टर्म के अंदर, क्योंकि एसओपी में क्या होता है, वी हैव सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। तो आपको ऐसी प्रोडक्ट टर्म बनानी है कि जिसकी वजह से 1 आ जाए। तो बाइनरी वैल्यूज में जहाँ 1 होगा वहाँ सिंपल वेरिएबल आ जाएगा, और जहाँ 0 होगा वहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ट्रुथ टेबल देखते हैं और हम देखते हैं कि बाइनरी कम्बिनेशन जो है 1 0 1 0, यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है। ये ऐसी वैल्यूज़ हैं, कम्बिनेशन है जहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है ट्रुथ टेबल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसको देखते हुए मुझे एक प्रोडक्ट टर्म बनानी है। तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, तो 4 वेरिएबल हैं। आई हैव टू मेक द प्रोडक्ट टर्म जो है लाइक दिस। प्रोडक्ट टर्म 1 कब देती है, जब सबका एंड प्रोडक्ट जो है वो 1 आंसर आए जिसका। तो दिस इज़ 1। तो यहाँ पे वेरिएबल जो होगा वो नॉर्मल होगा, आपका सिंपल होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। दिस इज़ 0। अब अगर मैं इन दोनों की एंड प्रोडक्ट करा दूंगा तो ये 0 हो जाएगी। तो आई हैव टू मेक दिस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी पे कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो जहाँ 0 होगा वहाँ पे आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे वेरिएबल का। सी 1 है तो एज इट इज़ रहेगा, और डी जो है वो 0 है तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाउ इसी तरीके से अगर आपको पीओएस एक्सप्रेशन बनानी है
आपको ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, आप वो वैल्यूज तलाश करेंगे जहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा है, और जहाँ जहाँ 0 आ रहा है, जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ये वो बाइनरी की वैल्यूज हैं 100 जहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा था, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे? इस तरह की एक्सप्रेशन का आंसर 0 कब आता है? जब सारी टर्म्स 0 होंगी। तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो जहाँ 1 मिलेगा आपको बाइनरी वैल्यूज में, वहाँ पे आप उसका सिंपली वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और जहाँ 0 मिलेगा तो वहाँ आप सिंपल वेरिएबल लिखेंगे। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर मैं ऐसे सिंपल इनको प्लस कर दूं तो आंसर 1 आएगा। तो मुझे इस वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि ये भी 0 बन जाए। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लस बी सिंपल, सी सिंपल और डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जनाब, एग्जाम्पल करते हैं इसकी, इन दोनों बातों की एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द ट्रुथ टेबल बिलो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पी एस ओ पी एक्सप्रेशन एंड इक्विवेलेंट पी ओ एस, यानी कि आपको एक ट्रुथ टेबल दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आप एस ओ पी या पी ओ एस बनाई जाए। एग्ज़ाम के हवाले से कोई एक एक्सप्रेशन आपको कहा जा सकता है कि आप इस ट्रुथ टेबल से बनाएं। लेट्स सपोज ये एक ट्रुथ टेबल है ए बी सी, तो 8 कम्बिनेशंस हो गए, हमारे पास आउटपुट आ रहा है 0 0 0 1 1, ये कुछ कुछ भी हो सकते हैं, सेंसर हो सकते हैं कि जब तीनों सेंसर्स ऑन हैं तो आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, या वॉट एवर। अच्छा जी, अगर मैं आपको चॉइस दे दूं कि एसओपी बनाई जाए या पीओएस बनाई जाए, तो फिर आप क्या करें, आप नंबर ऑफ वंस या नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट कर लें ताकि आपका काम आसान हो जाए। इसमें 4 ज़ीरोस आ रहे हैं और 4 ही वंस आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बैलेंस इक्वेशन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अगर किसी ट्रुथ टेबल के अंदर लेट्स सपोज सिर्फ 2 ही जगहों पर 1 आ रहा है, तो ऐसे ट्रुथ टेबल के साथ एसओपी एक्सप्रेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर किसी जगह कोई ट्रुथ टेबल ऐसा हो कि जिसमें सिर्फ 2 जगह 0 आ रहा हो और बाकी जगह सिर्फ 1 आ रहा हो, तो ऐसे ट्रुथ टेबल के साथ आपको पीओएस बनाना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एसओपी मुझे बनाना है तो मुझे ये, मैंने देख लिया कि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो देयर आर 4 वंस इन द आउटपुट कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग, इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हैं? 0 1 1, ठीक है, 1 0 0, इस तरह। तो अगर मुझे इन बाइनरी वैल्यूज को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ताकि 1 ही बरकरार रहे, तो ये जो वेरिएबल है ये कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और ये वाला वेरिएबल सिंपल रहना चाहिए। जैसे कि 0 1 1 है, तो इसका इसका जो सम, इसका जो प्रोडक्ट टर्म है वो क्या बनेगी? ये वेरिएबल शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड और ये एज इट इज़ रहने चाहिए, ताकि जब एंड प्रोडक्ट हो तो इससे आंसर 1 ही आएगा। इसी तरीके से जो दूसरा है 1 0 0, तो ये सेम रहना चाहिए, यानी कि सिंपल वेरिएबल रहना चाहिए और इन दोनों के कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आने चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पे आप ये लगा दें तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट टर्म्स आ गई और हमारी एसओपी एक्सप्रेशन क्या बन गई? इनको आप सम कर दें तो वी विल हैव सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। इस एक्सप्रेशन से आपका ये ट्रुथ टेबल बन जाएगा। 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, एसओपी में आप 1 कंसीडर करेंगे और ट्रुथ टेबल बन जाएगा, या ट्रुथ टेबल बना हुआ हो तो एसओपी बना लें 1 को देखते हुए। ठीक है, याद रहे कि एसओपी या पीओएस दो मुख्तलिफ तरीके हैं एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि यही ट्रुथ टेबल होगा। और इसको आगे हम देखेंगे कि पीओएस एक्सप्रेशन भी बना लेंगे हम इसी को देखते हुए। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, एक की जो नेचर है वो एसओपी है और दूसरे की जो नेचर है वो पीओएस है, लेकिन दोनों एक ही ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही लॉजिक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So we have two basically way of representing the expression. POS की बात करें अगर, तो हमारे पास ये वही सेम टेबल है। अब हम देखेंगे ज़ीरो कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ज़ीरो आ रहा है जब तीनों वेरिएबल ज़ीरो थे, या फिर 0 0 1 था, या 0 1 0 था, इस तरह। ठीक है, तो वी हैव टू फॉर्म द सम टर्म्स रिप्रेजेंटिंग दीज बाइनरी वैल्यूज। हमें सम टर्म बनानी है इन बाइनरी वैल्यूज को देखते हुए, और इस तरह बनानी है कि उस सम टर्म का आंसर 0 ही रहे। जैसे कि ये 0 0 0 है तो इट वुड बी a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0, ये है 0 प्लस 0 प्लस 1, तो इस 1 को कॉम्प्लीमेंट होना पड़ेगा
ताकि ओवरऑल आंसर 0 रहे। जस्ट लाइक दिस, a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये है 0 1 0, तो ये सही है, b पे आप कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे और c सही है। तो इस तरह आपका ये पीओएस एक्सप्रेशन भी बन जाएगी। जैसा मैंने कहा कि दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो सेम लॉजिक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दे आर ब्रिंगिंग द सेम आउटपुट इफ इम्प्लीमेंटेड। सो आपको दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन बनानी होगी एग्जाम में, और हो सकता है दोनों ही दे दी जाएं, तो कंफ्यूज नहीं हो कि सर दो एक्सप्रेशंस क्यों बन रही हैं इस ट्रुथ टेबल से। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिर्फ एक एक्सप्रेशन चाहिए, या तो एसओपी या पीओएस। उसका तरीका क्या है कि कौन सी ज़्यादा कारामद रहेगी। कारामद से मुराद ये है कि अब ट्रुथ टेबल मौजूद है, जैसे मैंने आपसे कहा, तो अब आप देख लें कि अगर 1 कम आ रहे हैं तो आप एसओपी बना लें ताकि आपकी कंप्यूटेशन कम हो जाए, अदरवाइज दोनों का मकसद एक ही होता है। सो दिस कम्स टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। In the next lecture we gonna cover a very important topic, the Karnaugh map. Karnaugh map is basically a way of simplifying the Boolean expressions. uh, अगर आपको याद होगा तो हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने सिंप्लीफिकेशन सीखी थी यूजिंग द रूल्स एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो आपको अगर कोई एक्सप्रेशन दे दी जाए तो आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, तो आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती है, और हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि किसी स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आया हो या आना चाहिए कि सर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हमारी एक्सप्रेशन तो मज़ीद बड़ी हो जाती है। तो एक तरफ तो आप सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं और एक तरफ जो है एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में बहुत बड़ी बना दी। तो उसका आंसर ये है कि जो के मैप का मेथड है, के मैप का मेथड इज बेसिकली यूज टू मिनिमाइज द एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन के मैप, अच्छा, के मैप का जो मेथड है ना वो बहुत इजी है, आपको कोई रूल्स रेगुलेशन थ्योरम वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको के मैप की टेक्निक पता होनी चाहिए, तो आप किसी भी एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन को जो है वो मिनिमाइज कर देंगे बहुत आसानी से। मतलब कंप्यूटेशन की बात की जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो हो सकता है आप कोई मिस कर दें, लेकिन के मैप जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज फॉर्म देने वाला है एंड बहुत ज़्यादा कम एफर्ट्स भी लगने वाली हैं। लेकिन ओनली वन रिक्वायरमेंट ऑफ द के मैप क्या है कि इसको जो इनपुट चाहिए होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का चाहिए होता है, यानी कि जब तक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी तो ये उसको मिनिमाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इट्स अप टू यू कि आप रूल्स रेगुलेशन याद कर लें और उससे मिनिमाइज़ करें और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं और स्टैंडर्ड ना बनाएं, या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसको के-मैप को अप्लाई करवा दें और फिर जो है वो मिनिमाइज़ कर दें एक्सप्रेशन को। सो एक दफ़ा रीकैप कर लेते हैं, मैंने ये स्लाइड बनाई है, दिस इज़ अ रीकैप ऑफ दिस होल लेक्चर, क्योंकि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा से परेशान हो रहे होंगे, सर ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो मैंने इसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना दी कि आखिर होता क्या है, क्या मामला है, कब कहाँ क्या चीज़, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। तो फ्लो चार्ट ऑफ द बूलियन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्या मुराद है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कोई असाइनमेंट या टास्क दिया था, जस्ट लाइक अ लेवल डिटेक्टर टास्क, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि दो टैंक्स के लेवल को डिटेक्ट कर रहा है कि अगर कोई एक टैंक भी लो हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द केमिकल, तो मेरी एलईडी जो है वो टर्न ऑन होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या ये प्रॉब्लम है कि मुझे लेवल डिटेक्ट करना है। तो इस स्टेटमेंट को समझने के बाद क्या है कि मैं इसको देखते हुए, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए जो है मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। जो अप्रोच है, एक नॉर्मल अप्रोच जो है एक डिज़ाइन इंजीनियर की, क्या होगी कि वो इस स्टेटमेंट को देखकर ट्रुथ टेबल बनाए। क्या ट्रुथ टेबल बनेगा कि भाई या तो ये ज़ीरो हो या ये ज़ीरो हो या दोनों ज़ीरो हों, यानी कि अगर एक इनपुट भी ज़ीरो हो जाता है तो आउटपुट पे मुझे 1 मिलना चाहिए। यही ट्रुथ टेबल बना ना, अगर आप इसको जूम करके देखें
तो या तो दोनों ज़ीरो हों या कोई एक इनपुट भी ज़ीरो हो जाता है, तो आउटपुट पे मुझे 1 मिलना चाहिए, यानी कि आउटपुट पे 1 मिले या मेरी एलईडी ऑन हो जाए, इट्स लाइक दिस। और जब दोनों टैंक्स या दोनों जो भी कंटेनर थे वो फुल हैं, हाई हैं, तो आउटपुट पे फिर मुझे ज़ीरो चाहिए। तो ये मैंने एक ट्रुथ टेबल बना लिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए। ठीक है जी, तो हमने इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा था कि जब हमारे पास ट्रुथ टेबल मौजूद हो तो हम ट्रुथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, जो अभी हमने देखा था इस स्लाइड के अंदर कि डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड एसओपी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। अगर आपके पास ट्रुथ टेबल मौजूद हो तो आप एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो हमने इस स्लाइड में सीखी थी ये बात। ठीक है जनाब, तो जब आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगी तो खैर अगर आप इस स्लाइड पे दिए हुए तरीके से चलेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ही आने वाली है, लेकिन बिलफर्ज मैं आपको ये दोनों स्टेप्स नहीं देता और मैं आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दे देता हूँ और कहता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आपके इस बूलियन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर तो बूलियन फॉर्म ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप ये वाला स्टेप मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का तरीका क्या था वो हमने यहाँ सीखा था कि कैसे एक एसओपी या पीओएस फॉर्म को स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो अगर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन आ गई है ट्रुथ टेबल से तो आप उसको स्टैंडर्ड बना लें या मेक श्योर कर लें कि वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या करना होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म की करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि एक सवाल अमूमन किया जा सकता है कि सर एक्सप्रेशन तो और बड़ी हो जाती है स्टैंडर्ड बनाने से। तो उसका हल ये है कि आप उसको मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज़ करने के दो तरीके हैं, एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 12-15 रूल्स हैं और डी मॉर्गन्स के दो थ्योरम हैं, वो कर लें जो कि थोड़ा मुश्किल तरीका है। या फिर जब हम ये के मैप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला तो आप के मैप के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ एक्सप्रेशन को जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिनिमाइज हो जाएगी तो इट विल कम अप विद अ वेरी रिड्यूस नंबर ऑफ टर्म्स एंड रिड्यूस नंबर ऑफ गेट्स दैट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड। तो ये पूरा एक साइकिल है कि किस तरह स्टार्ट करते हैं बूलियन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, फिर उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, फिर एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये तमाम तकरीबन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं सिवाय कैमएप के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम के हवाले से कहीं से भी दिया जा सकता है। हो सकता है आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए और उससे ट्रुथ टेबल बनवाया जाए और फिर आपको वन बाय वन हर स्टेप से लेके जाएँ और इस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएँ। या हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि भाई के मैप का इस्तेमाल करते हुए इसको मिनिमाइज़ करें और इम्प्लीमेंट करें। तो आपको सारे तरीके सारे मेथड्स मैंने आपको समझा दिए हैं और इस स्लाइड से आपको एक पूरा फ़्लो भी समझा दिया है कि कहानी आखिर है क्या। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को एक दफ़ा और देख लें, साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहें। इसके बावजूद अगर वो मसला बरकरार है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।